हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ सिविल एकेडमी। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम निधि तोमर है और आज मैं चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। इस सीरीज में हम लोग करंट अफेयर्स की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है या ऐसी कोई न्यूज़ जो बहुत फ्रिक्वेंटली आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे या आपको पढ़ने को मिल जाती है, ऐसी न्यूज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी स्लाइड पर आपको एक न्यूज़पेपर क्लिप दिख रही होगी। उसका पूरा कंटेंट तो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप हेडिंग पढ़ पा रहे होंगे जो इस प्रकार है, SC हैज टेकन नोट ऑफ सेक्शन 124A मिसयूज। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 124A के मिसयूज को नोटिस में लिया। उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि सेक्शन 124A का काफी मिसयूज हो रहा है। इस न्यूज़ को हम आगे डिस्कस करें या इसमें हम बताएं अभी कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने व्यूज़ दिए या फिर उस क्या रिमार्क्स दिए, उससे पहले ज़रूरी हो जाता है कि आपको पता हो कि सेक्शन 124A है क्या। जब तक आपको यही समझ नहीं आएगा तो पूरी न्यूज़ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। डिस्कस कर भी लिया गया तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो देख लेते हैं कि सेक्शन 124A है क्या। ओके, चलिए। सेक्शन 124A इज अ सेडिशन लॉ। सेक्शन 124A को क्या कहा जाता है? सेडिशन लॉ कहा जाता है। ये वर्ड आपने काफी बार न्यूज़पेपर में सुना होगा। ठीक है, तो इसी को सेडिशन लॉ कहा जाता है, मतलब सेक्शन 124A ही सेडिशन लॉ है। लेकिन अभी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि ये सेडिशन होता क्या है, एग्जैक्टली है क्या ये, राइट? तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, किसी भी इंसान, कोई भी इंसान जब अपने वर्ड्स, साइन या एक्शंस के द्वारा जनरल पब्लिक के मन में स्टेट अथॉरिटी या फिर सरकार के खिलाफ फीलिंग ऑफ हेट्रेड, मतलब फीलिंग ऑफ नफरत या फीलिंग ऑफ डिसैटिस्फैक्शन, असंतोष की फीलिंग ऑफ असंतोष की भावना पैदा करता है, उसे सेडिशन कहते हैं। एक लाइन में बोलूं तो आम जनता के मन में सरकार के खिलाफ नफरत पैदा करने को ही सेडिशन कहा जाता है। ओके, समझ आया अभी सेडिशन होता क्या है? अब इस लॉ को इंडियन पिनल कोड में रखा गया है, वही इंडियन पिनल कोड जो 1860 में आया था और जिसको थॉमस मकोले लेकर आए थे। ठीक है, और इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 124A को डिफाइन कैसे किया जाता है ये हम देख लेते हैं। It is defined as any action that brings or attempts to bring hatred or contempt towards the government of India. सेम ही बात बोलिए जो मैंने अभी आपको समझाया है, लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा फॉर्मल तरीके से है। तो अगर अभी कभी आपको लिखने के लिए आए तो आप एज इट इज भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इट हैज बीन इलीगल इन इंडिया सिंस 1870। ये कब से इलीगल माना गया है? 1870 से माना गया है। 1870 से क्यों माना गया है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर पनिशमेंट्स क्या है। पनिशमेंट अंडर सेक्शन 124A, जब भी किसी इंसान के अगेंस्ट सेडिशन चार्जेस लगाए जाते हैं तो क्या पनिशमेंट्स हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट है, सेडिशन इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। सेडिशन क्या है? एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल से आप क्या समझते हैं? नॉन बेलेबल मीन्स कि अगर किसी इंसान के अगेंस्ट सेडिशन चार्जेस लगे हुए हैं तो उसको बेल नहीं मिल सकती। कब तक? जब तक उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई पूरी ना हो जाए। ठीक है, तब तक उसको बेल नहीं मिल सकती। अगर वो मजिस्ट्रेट के पास जाता है और बेल अप्लाई करता है तो उसको बेल नहीं मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है imprisonment up to 3 years to a life term and fine। मतलब कि जो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट है, मिनिमम जो उसको जेल भेज सकते हैं वो कितना? 3 इयर्स तक के लिए, टू अ लाइफ टर्म, मतलब उम्र कैद भी हो सकती है। मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम लाइफ टर्म, उम्र कैद भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है।
और एंड फाइन, फाइन तो आपको देना ही पड़ेगा, मतलब फाइन तो ज़रूरी है ही, लेकिन जो 3 ईयर्स से लेकर लाइफ टाइम वो वेरी करेगी, ठीक है। तो ये आपकी हुई पनिशमेंट अंडर सेक्शन 124A। दोनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सेडिशन लॉ। इस सेडिशन लॉ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या हिस्ट्री रही है सेडिशन लॉ की। जो ये लॉ है, ये सबसे पहले जो ड्राफ्ट किया गया था वो 1837 में ड्राफ्ट हुआ था। ओके, अभी सिर्फ क्या किया गया है, अभी सिर्फ ड्राफ्ट हुआ है 1837 में, और किसने किया है, थॉमस मैकॉले ने। थॉमस मैकॉले ने और क्या किया था, आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 भी थॉमस मैकॉले ही लेकर आए थे। तो उससे पहले क्या हो गया था, सेडिशन लॉ को ड्राफ्ट कर लिया गया था, ठीक है। और थॉमस मैकॉले क्या है, वो ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थे। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो काफ़ी बार आप मैकॉले के बारे में पढ़ेंगे, उनका जिक्र आएगा वहाँ पर। ओके, but was inexplicably omitted when the Indian Penal Code was enacted in the 1860। मतलब जब आईपीसी 1860 में इनैक्ट हुआ, उस वक्त सेडिशन लॉ को वहाँ से हटा दिया गया, ठीक है। एंड इनएक्सप्लिकेबली मीन्स है कि बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझाए, बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुए उसको वहाँ से हटा दिया गया। ओके, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये किसकी है, थॉमस मैकॉले। ओके, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि 1870 में अमेंडमेंट के थ्रू सर जेम्स स्टेफन ने इसको इंट्रोड्यूस किया। तभी आप पहली स्लाइड में याद करिए, लिखा है कि इट हैज बीन डिक्लेयर्ड इलीगल सिंस 1870। 1870 से क्यों बोला हुआ है, क्योंकि आईपीसी 1860 में सेडिशन लॉ को 1870 में इंक्लूड किया है, ठीक है। जब आईपीसी बना था तब सेडिशन लॉ उसमें नहीं था। ओके, 10 साल बाद उसको वहां पर ऐड किया गया। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि ओरिजिनल आईपीसी कोड में सेडिशन लॉ नहीं था, इसको बाद में एक अमेंडमेंट के थ्रू सर जेम्स स्टेफन ने ऐड किया, ठीक है। इतना समझ आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका फर्स्ट यूज, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको पहली बार यूज कब किया। सेडिशन लॉ ले तो आए वो कोड के अंदर, ठीक है, उनको दिख रहा था उस वक्त कि काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, काफ़ी लीडर्स जो है सामने आ रहे हैं, आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी सेडिशन लॉ लाने की, लेकिन इसका पहला यूज़ किया गया 1891 में बंगाबासी केस में। और किसके खिलाफ हुआ, जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस के खिलाफ बंगाबासी केस में पहली बार यूज हुआ। बंगाबासी जो है एक न्यूज़पेपर था जिसमें जेसी बोस आर्टिकल्स लिखते थे और उन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल को क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। तो जब उन्होंने ये चीज, तब उन्होंने जब क्रिटिसाइज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिल को, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेसी बोस के खिलाफ सेडिशन चार्जेस लगाए। ओके, अदर केसेस इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, और जो फेमस केसेस है जैसे बाल गंगाधर तिलक को 1897 में सेडिशन चार्जेस के अंदर जेल में भेजा गया, और महात्मा गांधी को 1922 में अंदर भेजा गया, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि दोनों ही हमारे बड़े लीडर्स, बड़े स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी को सेडिशन चार्जेस के लिए जेल में भेजा गया था। ओके, इतना समझ आता है। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक जी और महात्मा गांधी जी। नाउ हम बात करेंगे कुछ केसेस की जो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद भी सेडिशन लॉ को बार बार चेक किया गया, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक किया गया, ठीक है। अगर उसको लिमिट करने की भी कोशिश की कुछ केसेस में, कहाँ की गई वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केदारनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये केस जो है 1962 का है। इस केस में केदारनाथ ने एक स्पीच में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था। तब जब गवर्नमेंट ने सेडिशन चार्जेस लगाए केदारनाथ के खिलाफ,
तो तब कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने सेडिशन लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ठहराया। एक पॉइंट तो ये बनता है कि कोर्ट ने सेडिशन लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ठहराया और उन्होंने ये भी बोला कि अगर सेक्शन 124A नहीं होगा तो स्टेट क्या होगी? द स्टेट वुड बी इन जियोपार्डी इफ द गवर्नमेंट वाज सबवर्टेड। ठीक है, तो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ऐसी प्रोटेस्ट ना हो जाए या फिर इतने बड़े लेवल पर कुछ ऐसा ना हो जाए कि तख्ता पलट हो जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि सेक्शन 124A हो। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला दैट सेक्शन 124A would apply only to expressions that either intended to or had the tendency to cause violence were punishable as sedition। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस केस में सेडिशन लॉ को लिमिट किया गया है। कैसे लिमिट किया गया है? उन्होंने यहाँ पर ये बोला सिर्फ उन्हीं एक्सप्रेशंस को और उन्हीं एक्शंस को सेडिशन लॉ के अंदर लिया जाएगा जो वायलेंस क्रिएट करने की टेंडेंसी रखते हो या फिर वायलेंस क्रिएट करते हो, मतलब हिंसा करते हो। मतलब कि अगर कोई इंसान का एक्शन या कोई इंसान के शब्द ऐसा हो कि उसकी वजह से हिंसा लोगों में आ जाए या वायलेंस क्रिएट हो जाए या लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आ जाए, तो तब उस इंसान को सेडिशन चार्जेस में जेल भेजा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेडिशन लॉ को लिमिट किया गया है। पहले क्या था? पहले ये था कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ नफरत पैदा करे, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे, तो तब सेडिशन लॉ के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। लेकिन इस केस में इसको लिमिट कर दिया गया, सिर्फ वही एक्शंस, वही वर्ड्स, वही शब्द, वही साइन के लिए और वही एक्सप्रेशंस के लिए सेडिशन चार्जेस लगाए जाएंगे जिनमें वायलेंस क्रिएट होने की संभावना दिखती हो, हिंसा बढ़ने की संभावना दिखती हो। ठीक है, अदरवाइज नहीं लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट केस जो हमारे पास आता है वो है बलवंत सिंह केस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में भी बलवंत सिंह जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस थे पंजाब में उस वक्त, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ प्रो खालिस्तानी स्लोगन शाउट किए थे। आपको याद हो, अगर आपको पता हो तो उस वक्त जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी जी थी, उनकी हत्या हो गई थी, असैसिनेशन हुआ था। तो उसके लिए उस वक्त जो है खालिस्तान का काफ़ी इशू चल रहा था, तो उन्होंने उसके फेवर में वहाँ पर स्लोगन शाउट किए थे। तो जब ये केस भी जुडिशरी के पास गया तो क्या कहा? तो कोर्ट ने कहा that unless there is public disorder, merely sloganeering can't attract punishment under section। मतलब जब तक कोई पब्लिक डिसऑर्डर की सिचुएशन नहीं आती है, जब तक कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं आती है, तब तक कोई भी स्लोगन्स अगर दे रहा है या किसी के भी फेवर में, तो ये सेडिशन के अंदर नहीं आ सकता। सेक्शन 124 के अंदर उस इंसान को जेल नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोर्ट ने वापस से ये चीज़ स्पेसिफाई करी है कि हर किसी को हक है अपने एक्सप्रेशंस को प्रेजेंट करने का, अपनी बात कहने का। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट के खिलाफ ही क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनटिल एंड अनलेस वहां पर पब्लिक डिसऑर्डर ना हो या फिर कोई हिंसा ना हो। ठीक है, तो ये समझ आया आपको। नेक्स्ट हमारा केस है श्रेया सिंघल केस। श्रेया सिंघल केस में भी अगेन सेम चीज ही बोली गई और यहाँ पर एक चीज और क्लियर की गई। सेक्शन 124A एंड आर्टिकल 19 में जो थोड़ा टसल रह जाता है उसको भी यहाँ पर क्लियर किया गया। कैसे? इस केस में हुआ ये था कि 18-19 साल की लड़की थी, उसने सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया और जब ये केस जुडिशरी के पास गया तो गवर्नमेंट ने, जुडिशरी ने, कोर्ट ने ये स्पेसिफाई किया कि गवर्नमेंट आर्टिकल 19 को यूज करके, आर्टिकल 19 को कैसे यूज करती है गवर्नमेंट? आर्टिकल 19 अगर आपने पढ़ा होगा वो होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी गिवन है, राइट? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी गिवन है
और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में क्या आता है कि अगर कोई भी स्पीच, कोई भी एक्शन या एक्सप्रेशन अगर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हार्म पहुंचाता है, संप्रभुता और इंटीग्रिटी को हार्म पहुंचाता है, या फिर देश की सुरक्षा के खिलाफ हो, या फिर भारत देश के किसी फॉरेन कंट्रीज के साथ जो फ्रेंडली रिलेशंस है उसको नुकसान पहुंचाता हो, तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को यूज करके गवर्नमेंट सेडिशन चार्जेस लगा देती थी, सेक्शन 124A लगा देती थी। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने क्या स्पेसिफाई किया कि आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को यूज करके जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के नाम पर सेक्शन 124A को नहीं कर सकते हो, नहीं इशू कर सकते हो, किसी के खिलाफ सेडिशन चार्जेस नहीं लगा सकते हो। और यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला कि जो 124A है और आर्टिकल 19 है वो म्यूचुअली कॉन्क्लूसिव नहीं है, दोनों को साथ के साथ नहीं ले जाया जा सकता, ठीक है। जहां आर्टिकल 19 है वहां 124A नहीं हो सकता है, और जहां पर 124 है वहां पे आर्टिकल 19 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आई, दोनों अलग अलग है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, सबको अपनी बात कहने का हक है, ठीक है। सिर्फ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के नाम पर आप 124A को नहीं लगा सकते हो। तो इतनी बात समझ आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको याद भी रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है कि न्यूज में क्यों था। अभी तक हमने पढ़ लिया कि सेक्शन 124A क्या है, उसको कैसे लिमिट किया गया थ्रू डिफरेंट केसेस में, और अब हम पढ़ेंगे कि न्यूज में क्यों है। अब आपको क्योंकि समझ आ गया कि 124A है क्या, तो अब आपको आसानी होगी कि इसमें बोला क्या गया, इस न्यूज में बात क्या कही गई है। एक्चुअली हुआ यूं था कि 5 महीने पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि NV रमन है, उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अब देश को काफी चिलिंग इफेक्ट्स सहने पड़ रहे हैं, किसके, ऑफ कॉलोनियल लॉ, ऑफ दिस कॉलोनियल लॉ। कॉलोनियल लॉ क्यों बोला है, क्योंकि सेडिशन लॉ क्या है, ब्रिटिश के टाइम का है, बहुत टाइम हो गया है, 2020 में इसको 150 साल हुए हैं, ठीक है। तो चिलिंग इफेक्ट्स ऑफ द कॉलोनियल लॉ जो है देश फेस कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, सप्रेस कर रहा है फ्रीडम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। जैसे मैंने आपको बताया अभी, गवर्नमेंट जो है इसको जब भी कोई इंसान गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है या उसके फेवर में बात नहीं बोलता है तो सेडिशन चार्जेस लगा दिए जाते हैं। और इसके मैं आपको एग्जांपल्स दूं, पास्ट में जो अरुंधति रॉय, हार्दिक पटेल, कन्हैया कुमार, इनके खिलाफ जो सेडिशन चार्जेस तभी लगाए जब उन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। तो इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बोला कि इसके चिलिंग इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों की क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट कर रहा है, हनन कर रहा है, ठीक है। ये उनका अधिकार को हनन कर रहा है, और ये क्या है, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, ठीक है। हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इस बात की अनुमति नहीं देते हैं कि हम किसी भी इंसान के अधिकार को हनन करे, बोलने की, अपनी बात कहने के अधिकार को हनन करे, ठीक है। और यही कहते हुए उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने इस लॉ को कंपेयर किया है और इस लॉ के लिए बोला है कि इट इज अ टूल गिवन टू अ कारपेंटर टू कट अ पीस ऑफ वुड एंड ही यूजेस इट टू कट द एंटायर फॉरेस्ट इटसेल्फ। मतलब ये बोला है कि जैसे हम किसी लकड़हारे को कुल्हाड़ी देते हैं, एक टूल देते हैं, एक्स देते हैं कि जिससे वो एक वुडन पीस को काट सके, लेकिन वो क्या करे, वो जो लकड़हारा है, वो कारपेंटर है, वो क्या करे, वो जाके उसको पूरे जंगल को काट दे। वो कारपेंटर उस वुडन पीस को काटने के बजाय पूरे जंगल को साफ कर दे, तो ये तो गलत हुआ ना, क्योंकि वो जो टूल है वो सिर्फ किस लिए है, एक वुडन पीस को काटने के लिए, लेकिन उसको यूज किस लिए कर रहा है, पूरे जंगल को काटने के लिए। तो ये एक गलत है। तो इसी तरीके से सेडिशन लॉ भी हो रहा है। सेडिशन लॉ को इसलिए लाया गया है कि जिससे कोई भी इंसान ऐसी कोई हरकत ना करे, ऐसे कोई शब्द ना बोले कि गवर्नमेंट की वायलेंस क्रिएट हो सके, हिंसा हो सके, आम जनता में अफरा तफरी मच सके, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ सके, ठीक है। इसलिए उसको लाया गया था। लेकिन अब क्या कर रही है गवर्नमेंट, उसका काफी मिसयूज कर रही है। जो भी इंसान गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, उसकी आलोचना कर रहा है, उसके खिलाफ अपनी बात कह रहा है, गवर्नमेंट सरकार उसको
सेडिशन के चार्जेस लगा दे रही है और उसको जेल भेज दे रही है। तो ये जो सिचुएशन है अभी देश में वो नहीं होनी चाहिए और सेडिशन लॉ को इस तरीके से मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सीजेआई ने सेडिशन लॉ के लिए बोला है। तो आप अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ये जो स्टेटमेंट है काफ़ी अच्छा है, आप इसको अपने आंसर्स में एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और तो अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर सीजीआई ने ये भी बोला है कि जैसे हमने बहुत सारे जो हमारे पुराने लॉज हैं जो ब्रिटिश के ज़माने के हैं उनको हमने क्या किया, उनको हमने हटा दिया है, उनको स्क्रैप कर दिया है, इसी तरीके से सेडिशन लॉ को भी स्क्रैप होने की ज़रूरत है। अब टाइम आ गया है कि हम सेडिशन लॉ को स्क्रैप कर दे। अगर मैं बात करूँ तो यूके जो इसको लेकर ही आया था उसने भी 2009 में इसको एबॉलिश कर दिया जी, ठीक है। तो अभी इंडिया को भी ज़रूरत है, भारत को भी ज़रूरत है कि इस लॉ को एबॉलिश करे या फिर इसको हटा दे जी, ठीक है। तो यही इस न्यूज़ में यहाँ पर बोला गया है और इसीलिए हमने सेडिशन लॉ की बात यहाँ पर की है। आइए तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा सुना होगा मेरी बात को तो आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसके आंसर्स आप लोगों को ही देने होंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो मैं आपको इसके आंसर्स बताऊंगी, ठीक है। अभी आप मुझे बताइएगा, ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सेडिशन लॉ इन इंडिया। Number 1, it was drafted by Lord Lytton in 1870. Number 2, Law of Sedition deals with Section 124A of CRPC. Number 3, Mahatma Gandhi was charged with sedition on writing article in Indian Opinion. ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस इज रिलेटेड टू। ये तो इजी है, हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है, सेडिशन लॉ इज नंबर 1 बेलेबल ऑफेंस, नंबर 2 मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट इज 20 ईयर्स। अगेन इट इज अ इजी क्वेश्चन, हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। तो आप इनके आंसर्स मुझे बताइएगा और एक मैं होमवर्क दे रही हूं आपको, आप मुझे बताइए कि सेडिशन लॉ को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, अगर रखना चाहिए तो क्यों, और अगर नहीं रखना चाहिए तो वो भी क्यों। तो आप मुझे अपने व्यूज जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। इसके दोनों, अगर जो इंसान कहता है कि सेडिशन लॉ को स्क्रैप नहीं करना चाहिए तो वो अपना रीजन दे, और जो इंसान कहता है कि सेडिशन लॉ को रखना चाहिए तो वो भी अपने रीजंस मुझे बताए, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑलराइट, चलिए, होपफुली आपको पसंद आई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच।